किसी भी बड़े संकट को समझने के लिए हमें उसके पीछे की कहानी समझनी पड़ती है। और ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है दशकों पहले। 1979 ईरान में एक क्रांति हुई जिसे कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और यहीं से उसका रिश्ता अमेरिका और पश्चिमी देशों से बिगड़ना शुरू हुआ। अमेरिकी दूतावास पर हमला, बंधक संकट और फिर सालों तक चलने वाली दुश्मनी। लेकिन इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली देश जिसकी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोध करता है। कई बार उसके नेताओं ने कहा है कि इजराइल को ख़त्म कर देना चाहिए और यही बात इस संघर्ष को और ख़तरनाक बना देती है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे संवेदनशील हिस्से पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान सालों से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा है। उसका कहना है कि यह सिर्फ शांति और ऊर्जा के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऊर्जा भी बना सकता है और बम भी। और यही सबसे बड़ा डर है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता है। इजराइल, जो पहले से ही परमाणु शक्ति माना जाता है, इस खतरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। अब सवाल आता है, अमेरिका इसमें क्यों शामिल है? अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह है ऊर्जा का केंद्र। दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस सप्लाई यहीं से आती है और अमेरिका हमेशा से ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये सप्लाई बाधित ना हो। इसके अलावा अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य और राजनीतिक संबंध है। इसलिए अगर इजराइल को खतरा होता है तो अमेरिका अक्सर उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन यह संघर्ष सीधा युद्ध नहीं था, यह था प्रॉक्सी वॉर, यानी सीधे लड़ने के बजाय दूसरे देशों और समूहों के जरिए लड़ाई। ईरान मिडिल ईस्ट में कई समूहों का समर्थन करता है। हिजबुल्लाह, लेबनान, हौथी, यमन, शिया मिलिशिया, इराक। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी इनके खिलाफ काम करते हैं। इसका परिणाम छोटे छोटे हमले, ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल हमले, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं। कम से कम 2026 तक सीधे युद्ध के बजाय एक और हथियार इस्तेमाल किया गया, इकोनॉमिक सैंक्शंस। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का असर तेल निर्यात कम हो गया, विदेशी निवेश घट गया, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। लेकिन ईरान ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने प्रभाव को क्षेत्र में बढ़ाना जारी रखा और धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। 2010 के बाद तनाव लगातार बढ़ता रहा। साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, सीक्रेट ऑपरेशन, समुद्री हमले, हर घटना इस संघर्ष को और गहरा बनाती गई। कभी तेल टैंकरों पर हमला, कभी ऑयल प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक। दुनिया देख रही थी, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। अभी तक हर संघर्ष में एक ऐसा पल आता है जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। 2026 में वही पल आ गया। तनाव अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं था, अब सीधी कार्रवाई की तैयारी हो रही थी। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने वाले थे और ये कदम सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला था। क्योंकि इस बार सिर्फ युद्ध नहीं होने वाला था, इस बार दांव पर था दुनिया की ऊर्जा सप्लाई। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। फरवरी 2026 दुनिया सामान्य चल रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुले थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला है। फिर एक रात अचानक आसमान में हलचल शुरू होती है। अमेरिका और इजराइल एक गुप्त मिशन पर निकल चुके थे। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान के सैन्य ठिकाने और उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। एक कोऑर्डिनेटेड हमला पूरी प्रेसिजन्स के साथ। कई शहर, कई ठिकाने एक साथ निशाना बनाए गए।
मिसाइल साइट्स, रडार सिस्टम, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स, कुछ ही मिनटों में सालों की तैयारियां धुएं में बदल गईं। ये कोई चेतावनी नहीं थी, यह था एक सीधा संदेश, हम तैयार हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी था। ईरान चुप नहीं बैठा। कुछ ही घंटों के अंदर उसने जवाब दिया। दर्जनों मिसाइलें आसमान में उठी। उनका लक्ष्य इजराइल के शहर, अमेरिकी सैन्य बेस। लोग बंकरों में छिपने लगे। कुछ मिसाइलें रोक ली गई, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं और वहीं से यह संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंच गया। अब यह सिर्फ 3 देशों का मामला नहीं रहा। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे इस युद्ध में खिंचता चला गया। यमन में हौथी विद्रोहियों ने अमेरिकी और सहयोगी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो गया। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ गए। हर जगह छोटे छोटे युद्ध शुरू हो गए, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होने वाला था। जैसे ही यह खबर दुनिया तक पहुंची, वैश्विक बाजार हिल गए। शेयर बाजार गिरने लगे, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, निवेशक घबराने लगे। कुछ ही दिनों में तेल की कीमत $100 के पार पहुंच गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां अब सतर्क हो गई, क्योंकि यह युद्ध एक बेहद खतरनाक जगह के पास हो रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जहाज़ों को चेतावनी दी गई, यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। कुछ जहाज रुक गए, कुछ वापस मुड़ गए और कुछ बस इंतज़ार करने लगे। लेकिन जब जहाज़ रुकते हैं तो सिर्फ व्यापार नहीं रुकता, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होती है। एक और चीज़ हुई जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, इंश्योरेंस। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शिपिंग इंश्योरेंस की कीमतें आसमान छूने लगी। अब एक जहाज़ को इस क्षेत्र से गुजरने के लिए कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। कुछ कंपनियों ने कहा यह रिस्क लेने लायक नहीं है और उन्होंने अपनी सेवाएं रोक दी। अब स्थिति यह हो गई थी, जहाज़ कम हो गए, रास्ते खतरनाक हो गए, लागत बढ़ गई और इसका सीधा असर पड़ा ऊर्जा सप्लाई पर। तेल, LNG और सबसे अहम LPG। दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रही थी जिसका असर हर घर पर पड़ने वाला था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगला वार किसी शहर पर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइन पर होने वाला था। दुनिया की ऊर्जा नाड़ी पर हमला। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइन अब खतरे में थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक संकीर्ण समुद्री रास्ता, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ। हर दिन दर्जनों नहीं, सैकड़ों जहाज यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन अब ये रास्ता युद्ध के साये में था। ईरान ने साफ चेतावनी दी, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इस रास्ते को बंद कर देंगे। ये कोई साधारण बयान नहीं था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बिल्कुल पास है और उसे यहाँ पर पूरी रणनीतिक बढ़त हासिल है। यहाँ से वह आसानी से जहाज़ों की निगरानी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रोक भी सकता है। फिर वह हुआ जिसका डर था। पहले कुछ टैंकर जहाज़ों पर रहस्यमयी हमले हुए। कहीं ड्रोन हमला, कहीं माइन ब्लास्ट, कहीं मिसाइल स्ट्राइक। कुछ जहाज़ों में आग लग गई, कुछ को भारी नुकसान हुआ और दुनिया को समझ आ गया यह अब सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक वास्तविक संकट है। जैसे जैसे खतरा बढ़ा, शिपिंग कंपनियों ने एक एक करके अपनी सेवाएं रोकनी शुरू कर दी। कुछ कंपनियों ने कहा हम अपने जहाज़ यहाँ नहीं भेजेंगे। कुछ ने अपने जहाज़ स्ट्रेट के बाहर रोक दिए और कुछ ने पूरी तरह इस रूट को छोड़ दिया। जहाँ पहले हर दिन भारी ट्रैफिक होता था, अब वहाँ सन्नाटा छा गया। जहाज़ों की संख्या तेजी से गिर गई और यही था वह पल जब संकट वैश्विक बन गया। जो जहाज़ अभी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने एक और समस्या थी, इंश्योरेंस। अब इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया हाई रिस्क वॉर जोन। इसका मतलब बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ गया। हर यात्रा बेहद महंगी हो गई, जोखिम असहनीय हो गया। कुछ मामलों में एक ही ट्रिप की इंश्योरेंस लागत $1 मिलियन तक पहुंच गई और जब लागत इतनी बढ़ती है तो व्यापार रुक जाता है। अब असर साफ दिखने लगा था।
तेल के जहाज रुक गए, एलएनजी की सप्लाई धीमी हो गई और एलपीजी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने लगी, क्योंकि एलपीजी सप्लाई पूरी तरह शिपिंग पर निर्भर है। और जब जहाज रुकते हैं तो एलपीजी भी रुक जाती है। कई एलपीजी टैंकर जहाज स्ट्रेट के बाहर फंस गए। वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंदर जाना मतलब खतरे में जाना और बाहर रहना मतलब सप्लाई रुकना। यह एक डेडलॉक था और इस डेडलॉक ने पूरी दुनिया में गैस की कमी पैदा करनी शुरू कर दी। अब सवाल उठता है, एलपीजी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों हुई? इसके कई कारण हैं। 1. इंपोर्ट डिपेंडेंस। कई देश अपनी एलपीजी खुद नहीं बनाते, वे पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर हैं। 2. लिमिटेड स्टोरेज। तेल की तरह एलपीजी को लंबे समय तक स्टोर करना आसान नहीं है। ज़्यादातर देशों के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का स्टॉक होता है। 3. सिलेंडर सिस्टम। एलपीजी सीधे पाइपलाइन से नहीं आती, इसे सिलेंडरों में भरकर घर घर पहुंचाया जाता है। इसका मतलब अगर सप्लाई रुकी तो असर तुरंत दिखता है। 4. शिपिंग डिपेंडेंसी। एलपीजी का लगभग पूरा व्यापार समुद्री रास्तों पर निर्भर है, और जब समुद्र का रास्ता ही असुरक्षित हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है। और यही हुआ 2026 में। कुछ ही हफ्तों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी। एशिया में गैस की कमी, यूरोप में कीमतें बढ़ी, अफ्रीका में सप्लाई, लोग लाइन में खड़े थे। एजेंसियां सिलेंडर सीमित कर रही थी और कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस संकट का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ा जो एलपीजी पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। अब ये संकट सिर्फ गैस तक सीमित नहीं रहा, ये फैलने लगा पूरी अर्थव्यवस्था में। खाना महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ी, बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ और धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी। यह वही रिपल इफेक्ट है जो हर ऊर्जा संकट के साथ आता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही थी। तेल $100 के पार, गैस महंगी, शिपिंग लागत कई गुना, हर चीज़ महंगी होने लगी और इसका असर पड़ा खाने की कीमतों पर, ट्रांसपोर्ट पर, इंडस्ट्री पर, ग्लोबल ट्रेड पर। जब ऊर्जा महंगी होती है तो पूरी दुनिया महंगी हो जाती है। स्थिति को संभालने के लिए दुनिया भर की सरकारें सक्रिय हो गई। उन्होंने कई कदम उठाए। 1. इमरजेंसी इंपोर्ट्स। दूसरे देशों से जल्दी जल्दी गैस मंगाई गई। 2. स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। जहां संभव था स्टोरेज से गैस निकाली गई। 3. डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई। कुछ मामलों में एलपीजी टैंकरों को सुरक्षा के साथ स्ट्रेट से गुजरने दिया गया। लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक थी, क्योंकि समस्या की जड़ अब भी बनी हुई थी और जब तक वह हल नहीं होती संकट खत्म नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या? क्या ये संकट खत्म होगा या यह एक नई दुनिया की शुरुआत है? आइए समझते हैं 4 संभावित भविष्य। सिनेरियो 1, कॉन्फ्लिक्ट एंड्स सून। अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। शिपिंग फिर से शुरू होगी, गैस की सप्लाई सुधरेगी, कीमतें स्थिर होंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। सिनेरियो 2, लॉन्ग टर्म वॉर। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो यह संकट और गहरा हो सकता है। ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, सप्लाई चेन कमज़ोर होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में रहेगी और सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। सिनेरियो 3, परमानेंट एनर्जी शिफ्ट। इस संकट के बाद दुनिया शायद अपने ऊर्जा स्रोत बदलने लगे। देश मिडल ईस्ट पर निर्भरता कम करने की कोशिश करेंगे। नए सप्लायर खोजे जाएंगे, नए रूट बनाए जाएंगे, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट अभी भी ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। सिनेरियो 4, एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट्स। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ऊर्जा के भविष्य में आए। ये संकट एक वेकअप कॉल बन सकता है। देश तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं। अगर एलपीजी नहीं तो क्या? 1. इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक कुकर। ये साफ है, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं।
2. बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए बेहतर भी। 3. सोलर एनर्जी। भविष्य में सोलर एनर्जी से कुकिंग संभव हो सकती है। 4. हाइड्रोजन फ्यूल। और दूर के भविष्य में हाइड्रोजन एक बड़ा विकल्प बन सकता है, लेकिन इन सभी विकल्पों को अपनाने में समय लगेगा और तब तक दुनिया को एलपीजी पर निर्भर रहना होगा। यह संकट हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। आज हर देश, हर शहर, हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जगह युद्ध होता है और उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। हाँ, छोटा सा चूल्हा जिस पर आप रोज़ खाना बनाते हैं, वह सिर्फ गैस पर नहीं चलता। वह चलता है वैश्विक व्यापार पर, समुद्री रास्तों पर, राजनीतिक फैसलों पर और शांति पर। एक मिसाइल जो हजारों किलोमीटर दूर दागी जाती है, उसकी गूंज आपकी रसोई तक पहुंच सकती है। और यही आज की दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि आज कोई भी संकट सिर्फ एक देश का नहीं होता, वह पूरी दुनिया का हो जाता है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे तो दिल से आपका धन्यवाद। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक और सच्चाई आपका इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।